यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं कोल की। कोल क्या होता है? कोल जो सा होता है ब्लैकिश कलर का, ब्लैक कलर का होता है, काले कलर का होता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स होता है। इसमें कंपाउंड्स कौन कौन से लाए कर रहे होते हैं? कार्बन भी लाए कर रहा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर। ये सारे के सारे कंपाउंड्स जो से हैं, कार्बन का एलिमेंट, हाइड्रोजन का एलिमेंट, ऑक्सीजन के एलिमेंट, नाइट्रोजन के एलिमेंट्स और सल्फर के एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट जो से हैं ये मिलकर कंपाउंड्स बना रहे होते हैं। और वो कौन से कंपाउंड्स होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना रहे होते हैं और सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपस में मिलकर एक मिक्सचर प्रोड्यूस करते हैं कॉम्प्लेक्स किस्म का। उस कॉम्प्लेक्स किस्म के मिक्सचर को हम कहते हैं कोयला, तेल कहते हैं, कोयला कहते हैं। ये ब्लैकिश काले रंग का होता है। इसमें कोल होता है डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स। जब मुर्दा प्लांट्स, मुर्दे पौधों की डिकम्पोजिशन होती है, जब ये नीचे दफन हुए मुर्दा पौधे हैं ना, जब उनकी डिकम्पोजिशन होती है, जब मुर्दा पौधों की डिकम्पोजिशन होती है तो कोयला कोयला पैदा होता है। इनके मुर्दा पौधे हैं वो ज़मीन के नीचे हैं, बरीड इन। इनके जो उनसे मिसाल के तौर पर वक़्त जो उनसा है, एक पौधा है ऐसे करके खड़ा हुआ था। जैसे हवा चली आज से करोड़ों साल पहले, मिलियन साल पहले, ये पौधा ऐसे नीचे नीचे आ गया। तो यहाँ पर करके ना हवा जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, इसके ऊपर तहें की तहें, ज़मीन की तहें बनती रही। और जब ये बनती रही तो अब क्या होगा? यहाँ पर कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसमें क्या होगा? ये जो सी लकड़ी होगी ना, ये लकड़ी कोयले में तब्दील हो जाएगी। कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल, यानी कि ये लकड़ी है, ये कोल में तब्दील हो जाएगी। और ये स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। बायोकेमिकल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जो जानवरों में ही होता है। जानवरों और पौधों में प्रोसेस जो सा होता है, कोई सा भी प्रोसेस हम उसे कहते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। अब चूँकि ये जो सा लकड़ी है, ये लकड़ी कोयले में तब्दील हो रही है, इसलिए हम इसे कहेंगे बायोकेमिकल प्रोसेस। और ये पौधों में हो रहा है, ठीक है ना, इन दी एब्सेंस ऑफ एयर। और यहाँ पर इतनी नीचे एयर थोड़ी जा रही है, ठीक है ना, इतनी नीचे हवा थोड़ी ना ऊपर से नीचे दाखिल होगी, इस दरख्त के पास नहीं आ सकती। यानी कि इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, कार्बोनाइजेशन इन दी एब्सेंस ऑफ एयर होता है। और अंडर हाई टेम्परेचर प्रेशर, और यहाँ पर प्रेशर भी लग रहा है। ये ज़मीन जो सी है, ये तहें जो सी बन रही हैं ऊपर, ये इस पौधे पर प्रेशर भी लगा रही है नीचे की तरफ, ठीक है ना, प्रेशर भी लगा रही हैं इसके ऊपर, ठीक है ना, प्रेशर भी लगा रही हैं। और जैसे जैसे तहें बनती जा रही हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है ना तो हवा यहाँ पर नीचे आ सकती है, ठीक है ना, और ना ही हवा यहाँ से बाहर जा सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पड़ा हुआ है जी दरख्त, हज़ारों साल पहले का यहाँ पर पड़ा हुआ है, दफन हुआ है। तो नीचे से हवा ऊपर थोड़ी जा रही है, ऊपर भी नहीं जा सकती, ना ही ऊपर की हवा नीचे आ सकती है। तो अब क्या होगा कि अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से हवा जो सी है वो ना तो बाहर जा सकती, ना ही अंदर आ सकती। तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर क्यों बढ़ना है? क्योंकि यहाँ पर हवा नहीं आ रही। हवा क्या करती है? हवा टेम्परेचर को कम करती है, ठीक है ना। अगर आ भी गई है थोड़ी सी तो वो गर्म होकर आएगी, ठीक है ना। आपको पता है कि नीचे ज़मीन के बिल्कुल नीचे लावा होता है, इनके ज़मीन के सेंटर में इधर करके ज़मीन है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ज़मीन है सारी, ठीक है ना। ये ज़मीन के नीचे यहाँ पर करके एक कोर होता है, कोर के यहाँ पर लावा होता है। और ये लावा जो सा होता है ना, यही टेम्परेचर का सबब बनता है। जैसे जैसे ये गहराई बढ़ती जाएगी ज़मीन की, वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीन के अंदरूनी हिस्से की वजह से। ज़मीन में जो सा अंदर वाला हिस्सा होता है वो बहुत ही गर्म होता है, वो गर्माइश पैदा करता रहता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता रहता है। टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और प्रेशर, ये तहें लगा रही हैं ज़मीन की तहें इस पर प्रेशर भी लगा रही हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर 500 मिलियन साल गुजर जाते हैं। 500 मिलियन साल के बाद ये जो सा लकड़ी है ये तब्दील हो जाती है कोयले के अंदर, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारा कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं वुड की। लकड़ी जो सी है 40% तक कार्बन पर मुश्तमिल होती है।
लकड़ी जो उनसे 40% तक कार्बन पर मुश्तमिल होती है। और एक्सटेंट ऑफ कार्बोनाइजेशन प्रोसेस, एक्सटेंट होता है इनकी कार्बोनाइजेशन प्रोसेस जो सा होता है ये बहुत बड़ी मिकदार में हो रहा होता है, एक्सटेंट हो रहा होता है, इसकी हद है। कार्बोनाइजेशन प्रोसेस की हद जब लकड़ी को पकड़ती है, लकड़ी जो सी है वो हद तक पहुँचे, ठीक है ना। कार्बोनाइजेशन की हद तक लकड़ी जाती है, फिर जाके लकड़ी जो सी है ये कोयले में तब्दील हो जाती है। एक्सटेंट का मतलब है हद, कार्बोनाइजेशन प्रोसेस की हद, लिमिट कितनी है 500 मिलियन ईयर्स। इसके बाद लकड़ी जो सी है वो कोयले में तब्दील हो जाएगी। और लकड़ी जो सी 40% कार्बन भी रखती है अपने अंदर। 4 टाइप्स ऑफ कोल होते हैं आर फाउंड, 4 किस्म के कोयले दरियाफ्त हो चुके हैं, ठीक है ना। डिफर फ्रॉम, जो कि आपस में डिफरेंट हैं। कार्बन कंटेंट, क्योंकि उसमें कार्बन किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। और कोई वोलेटाइल मैटर है, कोई ऐसा मादा है जो वोलेटाइल होता है, और किसी में मॉइस्चर ज़्यादा है, यानी कि पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। कोई कोयले ऐसे हैं कि जिसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, पानी के वेपर्स ज़्यादा हैं। और कोई पानी ज़्यादा है जिसके कोल में। और कोई मैटर ऐसा है वोलेटाइल मैटर, यानी कि वोलेटाइल, यानी कि वो चीज़ें जो वोलेटाइल हम किसे कहते हैं, वोलेटाइल यानी कि किसी लिक्विड का गैस में तब्दील होना। वोलेटाइल मैटर, मादे की किसी लिक्विड का गैस में तब्दील हो जाना, वोलेटाइल मैटर होता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से टाइप्स ऑफ कोल हैं। इसमें सबसे पहला पीट आता है। पीट 60% होता है, लिग्नाइट होता है 70%, और बिचुमिनस होता है 80%, और एंथ्रासाइड होता है 90%। इतने कार्बन जो उनसे हैं ये प्रेजेंट होते हैं इन 4 किस्मों में। कोल की 4 किस्में हैं, पीट, लिग्नाइट और बिचुमिनस और एंथ्रासाइड। पीट में 60% होता है, इसमें कम है, इसमें कोयला कम है। इन्फीरियर क्वालिटी है, यानी कि कम क्वालिटी है किसकी, कोल की। यूज्ड इन किल, यानी भुट्टे में इस्तेमाल होता है ये भट्टा, यानी कि अक्सर आपने देखा होगा भट्टे वगैरह लगते हैं, ये नान वगैरह में लकड़ी वगैरह यूज़ होती है, वहाँ पर लकड़ी नहीं, वहाँ पर ये यूज़ हो रहा होता है। पीट वाला जो सा होता है ना, जहाँ पर नान वगैरह लगते हैं ना जिस तंदूर में, उसमें जो सा कोयला इस्तेमाल करते हैं वो पीट ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक तो उसमें कम कोयले की मिकदार है, ठीक है ना, और भट्टे में इस्तेमाल होता है ये, ठीक है ना। और लिग्नाइट 70% तक कार्बन होता है इसमें, ये बहुत ही नरम होता है, नरम कोयला होता है, और ये थर्मल पावर स्टेशन में इस्तेमाल होता है। थर्मल पावर स्टेशन में क्या होता है, थर्मल पावर स्टेशन मैंने पीछे ही बताया था। थर्मल पावर स्टेशन जो सा होता है इसमें कोयला, नेचुरल गैस, ऑयल, तेल और बायोमास, ऐसी गैस के जो जानवरों के फुजले से पैदा होती है, हम उसे कहते हैं बायोमास गैस। ये गैस होती है जो कि जानवरों से फुजले से निकलती है, उसे हम कहते हैं बायोमास गैस। इन चारों चीज़ों की वजह से क्या होता है, जब ये चारों चीज़ें बॉयलर में जाती हैं, ठीक है ना, बॉयलर का टेम्परेचर होता है ज़्यादा, तो ये चारों चीज़ें क्या होती हैं, भाप में कन्वर्ट होती हैं, ठीक है ना। इनके चारों चीज़ें भाप में कन्वर्ट होती हैं। चारों चीज़ें जो सी हैं जब ये होती हैं, जब इन्हीं की वजह से टेम्परेचर बॉयलर का बढ़ता है। बॉयलर में क्या होता है, पानी भाप में कन्वर्ट होता है। जैसे पानी भाप में कन्वर्ट होता है तो वो भाप जो सी है वो टरबाइन जो सी होती है, टरबाइन का पता है ना आपको, ये वाली टरबाइन पंखों वाली ऐसे करके होती है टरबाइन, ठीक है ना। वो जब घूमती है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर दिया जाता है। ये क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर दिया जाता है, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, थर्मल पावर स्टेशन में क्या होता है कि कोयला, नेचुरल गैस और ऑयल और बायोमास, इन चारों चीज़ों को गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद बॉयलर के नीचे रखा जाता है। बॉयलर में होता है पानी भाप में कन्वर्ट होता है। जैसे ही वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है तो वो भाप जो सी होती है वो टरबाइन की तरफ जाती है। टरबाइन भी आगे लगी होती है। टरबाइन जो सी है वो भाप को पकड़ती है और भाप घूमने लग पड़ती है। भाप की वजह से टरबाइन घूमती है। टरबाइन के घूमने की वजह से मैकेनिकल एनर्जी पैदा होती है। मैकेनिकल एनर्जी जो सी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस तरीके से हमारा कन्वर्ट हो जाता है सारा। फिर अब आगे हम बात करते हैं इसकी। बिचुमिनस में 80% तक कार्बन होता है, और इसमें कॉमन वेराइटी यूज्ड एज हाउस होल्ड, यानी कि हाउस होल्ड ये घरों में इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। ये जो सा है बिचुमिनस 80% है, बहुत ही आम इस्तेमाल है इसका।
इसी तरीके से एंथ्रासाइड जो उनसे हैं ये 90% तक ये आला क्वालिटी होती है कोयले की, इसलिए ये महंगी भी होती है, ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। 90% कार्बन होता है इसमें, आला क्वालिटी का मालिक होता है ये हार्ड कोल होता है और बहुत ज़्यादा हार्ड होने की वजह से ये इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, फैक्ट्रियों वगैरह में, ठीक है, क्योंकि फैक्ट्रियों में चूँकि टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड करना है ना, कार्बन की मिकदार जिस कदर बढ़ती जाएगी ना उसी कदर ही कोयला जो सा है वो जल्दी से आग को पकड़ेगा। कार्बन ही वो वाहिद चीज़ है, कार्बन आ रहा है ना यहाँ पर, ठीक है ना, कार्बन की मिकदारें जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी ना कार्बन की मिकदार, तो वो कोयला जो सा है वो कोयला जल्दी से आग को पकड़ेगा, ठीक है ना। कोयला 60% वाला इतनी जल्दी नहीं आग को पकड़ेगा, 90% वाला बहुत जल्दी आग को पकड़ेगा और बहुत जल्दी से फैक्ट्रियों को चलाएगा। अगर आप ये वाला कोयला ले आएंगे पीट, इसको जलने में देर लगेगी, जब ये जलने में देर लगेगी तो फैक्ट्रियाँ जो सी हैं वो नुकसान के घाटे, यानी कि वक्त गुजरता जाएगा, ये कब ये गर्म होगा, कब ये जलेगा, कब ये गर्म होगा, कब ये फैक्ट्री को चलाएगा, ठीक है ना। आपने देखा होगा जब ये जलेगा ही नहीं तो टरबाइन भी नहीं घूमेगी, जब टरबाइन नहीं घूमेगी तो फैक्ट्रियों को बिजली नहीं आएगी, जब बिजली नहीं आएगी तो फैक्ट्रियाँ बंद करनी पड़ेंगी। इसी वजह से हम 90% कोयला इस्तेमाल करते हैं ताकि ये जल्दी से जले। एंथ्रासाइड जो उनसा है इसमें कार्बन की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से ये बहुत जल्दी जल जाता है और जलने की वजह से और ये जो उनसे वो बॉयलर होता है उसमें जो सा पानी है उसको गर्म करता है और वो भाप में कन्वर्ट होती है और वो भाप जो उनसी वो टरबाइन को चलाती है, टरबाइन जो उनसी वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें बिजली प्रोवाइड कर देती है, फैक्ट्री को बिजली प्रोवाइड कर देती है। इस तरीके से ये एंथ्रासाइड जो उनसा है ये बहुत आला क्वालिटी का कोयला होता है। और फिर अब हम आगे बात करते हैं कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, मैंने पीछे ही बताया कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के दौरान ये क्या होता है, इसमें कोयला जो उनसा है, ये कोयला है, कोयला को कोल को एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में इसको गर्म करते हैं, हॉट गर्म करते हैं। गर्म करने की वजह से इन दी एब्सेंस ऑफ एयर कोयले को हम गर्म करते हैं। कोयले को गर्म करने की वजह से इसमें जो उनसे मिक्सचर था, जो उनसा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर था इस ब्लैकिश कोल में, जो उनसा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स था, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, सल्फर का, ये सारे के सारे क्या होते हैं फिर दोबारा से टूट कर हमें मिल जाते हैं। जब ये मिल जाते हैं तो हम इससे काम लेते हैं, यानी कि इन एलिमेंट्स को हासिल करने के लिए हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, जिसमें कोयले को बगैर हवा की मौजूदगी में गर्म करके इसमें जो उनका कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को अलग किया जाता है। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर जो उनसा है उसमें से जो उनसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो हासिल कर लिए जाते हैं। जब मिक्सचर टूटेगा, जब मिक्सचर जो उनसा है, जब मिक्सचर टूटेगा, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर जब वो ब्रेक होगा, जब कॉम्प्लेक्स मिक्सचर जो उनसा है वो टूटेगा तो यहाँ पर ये एलिमेंट्स जो उनसे हमें हासिल हो जाएंगे। ये लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन, इसमें लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उनसे होते हैं ऑब्टेन होते हैं और लेस अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमें हासिल होते हैं। यानी कि जो उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, जो इस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हासिल हो रहे हैं कोयले से, वो बहुत ज़्यादा हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ही कम है, यानी कि 90% तक ये हासिल हो रहे हैं और 10% तक ये हासिल हो रहे हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के दौरान हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल होते हैं। यहाँ पर तो हमने बात की है कि ये एलिमेंट्स हमें हासिल हो रहे हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के दौरान हमें जो उनसे एलिमेंट्स हासिल हो रहे हैं कोयले से, वो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फ़र है। और यही जो उनसे हैं एलिमेंट्स जो उनसे हैं, इन्हीं एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है कोयला। यानी कि कोयले में जो उनका कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर इन्हीं एलिमेंट्स का ही बना होता है। यानी कि ये एलिमेंट्स जो उनसे हैं ये आपस में मिलते हैं और जो उनसे कंपाउंड्स बनाते हैं, और वो कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से ही कोयला बनता है, ठीक है ना। ये एलिमेंट्स जो उनसे हैं
ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये कार्बन के साथ लग जाते हैं। जैसे ये कार्बन के साथ लग जाते हैं ना, ठीक है ना, यानी कि ये जितने भी कंपाउंड्स हैं मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तैयारी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। यानी कि आपको ये कह देना चाहिए, अगर ये कंपाउंड्स ही ना हो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। ये एलिमेंट्स जो उनसे हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का दिल है। अगर दिल ही आदमी में से निकाल लिया जाए तो वो मर सकता है। इसी तरीके से अगर ये एलिमेंट्स ही ऑर्गेनिक कंपाउंड से निकाल लिए जाएं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो वो कोयला फिर कोयला नहीं रहेगा, ठीक है ना, फिर उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। ये दिल है, ये एलिमेंट्स की बात कर लिया। और अब हम बात करेंगे आगे, अगले टॉपिक में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हासिल होते हैं, ठीक है। ये समझ आ गई होगी। बाय बाय।